वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव सेशन में हम आप सभी को अम्ल एवं क्षार का रिवीजन क्लास चला रहे हैं। ठीक है, थोड़ा विलम्ब आने का कारण यह हुआ कि मौसम सही नहीं था और नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी। चलिए, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द लाइव क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है जी, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर जा रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते नमस्ते ऑल ऑफ यू। जी जी, चलिए ठीक है, तो क्लास को आप लोग शेयर करने की कोशिश करें। चलिए, जो चैप्टर है आप लोग का अम्ल क्षारक और लवण, जल्दबाजी में थंबनेल में नहीं बन पाया सही से, चलिए कोई बात नहीं जी। अम्ल क्षारक और लवण में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उनसे प्रश्न चैप्टर बड़ा है तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हो सकता है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम बताने वाले हैं आप सभी को, तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव क्लास में जुड़ जाएं। देखिए, जो आपका प्रश्न है अम्ल एवं क्षार में, तो इससे प्रश्न कई बनते हैं। ठीक है ना, एक तो जैसे हमने बताया आप सभी को, चलिए मैं प्रश्न के ही साथ शुरुआत कर देता हूं। ठीक है ना, चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है आप सभी का, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बन सकता है एक नंबरी क्वेश्चन। एक नंबरी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ताजे दूध का पीएच मान, ताजे दूध का पीएच मान, का पीएच मान 6 होता है, 6 होता है, 6 होता है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। इससे दही बन जाने पर, इससे दही बन जाने पर इसका पीएच मान घटेगा या बढ़ेगा? इसका जाने पर इसका पीएच मान घटेगा या बढ़ेगा? और बढ़ेगा, फिर पूछ रहा है क्यों, रीजन भी पूछ रहा है क्यों घटेगा या बढ़ेगा, और रीजन पूछ रहा है क्यों। जो दूध होता है उसका, जो ताज़ा दूध होता है, तो ताजे दूध का पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच मान होता है, वो कितना होता है? 6 होता है। इससे दही बन जाने पर इसका पीएच मान घटेगा या बढ़ेगा, और क्यों? तो आप लोग बताएं, इसका पीएच मान घटेगा या बढ़ेगा? ये तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आप सभी को उत्तर बता रहे हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कमेंट आ रहा है घटेगा। गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग सर भाई, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिलीप सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अजय कह रहे हैं घटेगा। जी जी, बहुत बच्चों का प्रश्न आ रहा है कि इसका पीएच मान घटेगा। बहुत लोग कह रहे हैं घटेगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा, दूध एक ऐसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो दूध आपको पता है, जो दूध होता है, जैसे जो प्रश्न कहा है ना कि इसका मान घटेगा बढ़ेगा, 2 प्रश्न इसमें देखिए कर दिया है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, पीएच मान 6 बताया है। इससे दही बन जाने पर इसका पीएच मान घटेगा या बढ़ेगा। तो आपको पता है पीएच मान, जो दही होता है वहाँ क्या होता है, अम्लीय होता है। दही क्या होता है, दही क्या होता है, तो दही अम्लीय होता है। क्या होता है, दही अम्लीय होता है। तो इसका पीएच मान क्या होगा जी, अम्लीय होता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान क्या होगा जी। सभी बच्चों का लगभग। ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है, लेकिन इससे दही बन जाने पर इसका पीएच मान घटेगा या बढ़ेगा। तो क्योंकि इसका पीएच मान जब दही बन जाएगा तो पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 6 से, ठीक है ना। और पीएच मान 6 से कम होगा तो अम्लीयता तो बढ़ ही जाएगी। हाँ जी बिल्कुल राइट जी, 6 से कम होता है पीएच वैल्यू दही का जी जी, 6 से हाँ कम होता है, 6 कम होगा जी जी राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, H+Q सांद्रता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। चींटी के डंक में, चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम, उपस्थित अम्ल का मान। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का मान, अम्ल का नाम क्या होता है, क्या होता है। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम क्या होता है। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम क्या होता है, कमेंट में बताएं आप लोग। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम क्या होता है। फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल जी, वही है, मेथेनोइक अम्ल ही है। मेथेनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल, साधारण नाम क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना, मेथेनोइक अम्ल। इसको मैं आईयूपीएसी पढ़ाते समय मेथेनोइक अम्ल और फार्मिक अम्ल के बारे में बताया था। तो एक ही होते हैं, वो साधारण नाम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी हो जाएगा जी जी। चलिए बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न क्या है, फिटकरी बनाने का समीकरण दीजिए, फिटकरी बनाने का समीकरण दीजिए, फिटकरी बनाने का समीकरण दीजिए। अगला प्रश्न है, फिटकरी बनाने का समीकरण दीजिए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है फिटकरी बनाने का समीकरण दीजिए, अथवा क्या प्रश्न बन सकता है, अथवा कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट ना कैसे प्राप्त होगा। प्रश्न कह रहा है फिटकरी बनाने का समीकरण दीजिए, अथवा प्रश्न कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट से पोटास फिटकरी कैसे प्राप्त होता है। एल्युमिनियम सल्फेट से पोटास, ठीक है ना, पोटास फिटकरी कैसे प्राप्त होता है। तो आपको पता है पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा आपका Al2SO4 का होल थ्राइस ना, प्लस 24H2O,
प्लस 24 H2O। ये हो गया आपका पोटेशियम सल्फेट, हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। तो प्रश्न कह रहा है कि फिटकरी बनाने का समीकरण दीजिए, या कह रहा है प्रश्न की एल्युमिनियम सल्फेट से पोटाश कैसे प्राप्त होता है। K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24 H2O। जब इसका आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O इंटू क्या हो जाएगा 24 H2O, क्या हो जाएगा 24 H2O। ठीक है, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24 H2O इंटू 24 H2O। जब पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को समान मात्रा में, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को समान अनुभार में, ठीक है ना, की मात्रा में जब जल में घोलेंगे, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की समान मात्रा के अनुभार में जब जल में घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, पोटेशियम तो फिटकरी प्राप्त होगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का इंटू 24 H2O, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज यहाँ लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए होल थ्राइज। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। रिएक्शन आ रहा है K2SO4 Al2 24 H2O जी। नासिर रुस्वान गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सतबीर नोकवाल सर सोशल साइंस का कब करवा रहे हैं, जल्द ही करवा रहे हैं। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगला प्रश्न, हाँ ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की समान मात्रा, इसकी अनुभार की समान मात्रा में जब जल के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, फिटकरी प्राप्त होता है। और दूध दही से संबंधित एक प्रश्न पुनः आ गया, यहाँ समझ लीजिए, दूध से दही बनने से, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न वही आ गया, क्योंकि आपको पता है दूध से जब दही बनता है तो उसका पीएच मान, जी हाँ अभी प्रश्न आया था, घट जाएगा, क्योंकि दही का पीएच मान क्या होता है, कम होता है, और दूध का पीएच मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो दूध से दही बनने, दूध में दही बनने से पीएच में अंतर कैसे आता है, पीएच में अंतर पूछ रहा है, अंतर कैसे आता है, अंतर कैसे आता है। ठीक है ना, दूध में दही बनने से, दूध में या दूध से होना चाहिए, दूध में दही बनने से, अच्छा दूध में दही बनने से पीएच में अंतर कैसे आता है, इनमें अंतर कैसे होता है, इसमें अंतर कैसे होता है। ठीक है ना, तो इसका रीजन समझिएगा। क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, अच्छा ठीक। अब यहां समझिएगा आप लोग, जब दूध में दही बनेगा तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, किसके बनने का दूध से दही बन जाता है, तो आप सभी को पता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। जब दूध से दही बनता है तो क्या यहाँ पर मिलता है जी, तो क्या मिलता है आपको, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ना इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, पीएच मान घट जाएगा जी, घट जाएगा, पीएच मान घट जाएगा। दूध में दही बनने से पीएच में अंतर कैसे आता है, तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण इसके पीएच मान क्या हो जाएगा, पीएच मान में अंतर आ जाएगा, पीएच मान घट जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। तो जब दूध से दही बनता है तो इसका जो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण यहाँ क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्लीय, जिसके कारण इसका पीएच मान घट जाता है, इसका पीएच मान क्या हो जाता है,
और अगला 1 नंबरी प्रश्न और आपका बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, लैक्टिक दूध में हो है। तो ध्यान दीजिए अजय, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण, क्योंकि जैसा प्रश्न का ध्यान से, दूध में दही से पीएच में अंतर कैसे आता है, अंतर किस कारण से आता है, अंतर कैसे आता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण आता है ना, क्योंकि इसमें कहा है कि दूध में दही से पीएच में अंतर कैसे आता है, अंतर पूछ रहा है ना। तो जब दूध से दही बनता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, इसका अम्लीय हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, तब इसका पीएच मान क्या हो जाता है, घट जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया जी? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं जी। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न एक और देखिएगा, जल में घुलन, अच्छा, क्षार को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, क्योंकि जो प्रश्न बनने वाला है बोर्ड एग्जाम में मोस्ट वही मैं बता रहा हूँ ना। क्षार को परिभाषित कीजिए, क्षार को परिभाषित कीजिए, क्षार को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए, तथा एक उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो आप सभी को पता है क्षार, क्षारक डिफिनेशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, क्षार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षारक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, क्षारक क्या होता है ना। क्या हो रहा है शोभा कुमारी जी 5.5 क्लास, क्या कमेंट आ रहा, क्लास कब शुरू हुई, बस अभी शुरू हुई, 10 मिनट हुए क्लास को, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। यहाँ बताएं आप, क्षार को परिभाषित कीजिए, क्षार को प्रश्न क्या कह रहा है, परिभाषित कीजिए और बताइए, ठीक है ना। तो जो जल में घुलनशील होते हैं, क्या, जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और अगर क्षार की बात करेंगे तो NaOH क्या है, क्षार है। एक उदाहरण तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ नोटिस करिएगा, क्षारक और क्षार, सभी क्षारक जो होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षारक होते हैं। नोट में याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखिएगा, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षारक होते हैं, ठीक है ना। तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। यह बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षार कहलाते हैं, जैसे लिख लीजिएगा, जैसे आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो NaOH का दीजिएगा, NaOH के दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है आपका, क्षार है, यह आपका क्या है, क्षार है। हाँ, सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है ना। सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जी जी क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? और एक प्रश्न की तैयारी बिल्कुल करके जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को पहले से ही, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, इसमें इसकी तैयारी आप लोग 100% करके जाइएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी सब लोग करके जाइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न मेरा है, मेरे तरफ से मैं मोस्ट दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी, रिएक्शन पूरा करके जाइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जी मैं दे रहा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पढ़ाया हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैं समझा दे रहा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस।
यहाँ परीक्षा में पूछा जाएगा, या तो इसका रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है बनाने की विधि पूछ सकता है, ठीक है ना, या तो इसके क्या पूछ सकता है, उपयोग पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इन सभी में कोई एक प्रश्न पूछ सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, समझिएगा। जो इसका अणुसूत्र होता है वो होता है CaSO4 ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका क्या होता है रासायनिक इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, यानी CaSO4 × ½ H2O, ठीक है ना। इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O, ठीक है ना। इसकी बनाने की विधि क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, बनाने की विधि, कैसे इसका निर्माण किया जाता है, बनाने की विधि, यानी कहे तो इसका कैसे निर्माण किया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, बनाने की विधि। तो समझिएगा, जो इसकी बनाने की विधि है उसमें समझिए, जब हम CaSO4 यानी हम क्या ले लें, जिप्सम ले लें, CaSO4 × 2H2O, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना, जिप्सम है। अगर जिप्सम को हम लोग क्या कर दें, जिप्सम में 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दें, कितना दे दें, इसमें 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दें। जब 120 डिग्री टेम्परेचर दे देंगे, ताप पर यहाँ गर्म होने पर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा, CaSO4 × ½ H2O प्लस 3/2 H2O, जहाँ ये है क्या आपका, यह है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कोई दिक्कत तो नहीं है, कमेंट आ रहा है। क्या हुआ बेटा, सोफा टूटी हुई हाड़ी में प्लास्टर करने में काम आता है खिलौने में। यस सर, प्रेमादु गुड मॉर्निंग सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब बताएंगे। ये सब इम्पोर्टेंट ही हैं बेटा, समझिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। जी जी मैसेज देख रहे हैं, लेकिन अब क्लास चलते समय, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई आप सभी को। ध्यान से पुनः मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें जिप्सम में हम क्या करें, 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, जब 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, 120 डिग्री सेल्सियस कम नहीं बल्कि अधिक ही देना है, 120 डिग्री सेल्सियस अधिक टेम्परेचर हम देंगे तो क्या हो जाएगा ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 3/2 H2O ना। इस चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा। जिप्सम को आप 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने पर क्या प्राप्त हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पाते हैं। दूसरा चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके भौतिक गुण कौन सा होते हैं। इसके जो भौतिक गुण होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है जो आप पाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग पानी को उपयोग में लाते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पानी के उपयोग में कह रहा हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे सीमेंट होता है वैसे एकदम सफ़ेद कलर का होता है, जैसे कि
कोई चोट खा जाता है, मोच खा जाता है, जो प्लास्टर बनता है तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सफ़ेद चूर्ण होता है, सफ़ेद क्या होता है? सफ़ेद चूर्ण होता है। क्या होता है? सफ़ेद चूर्ण। आपको सबको पता भी है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है, कागज़ कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का खिलौने तथा मूर्तियाँ निर्माण में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कागज़ कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो एक ऐसा होता है सफ़ेद चूर्ण होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यह जल में क्या होता है? जल में बताइए, जल में विलेय है या अविलेय? जी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में विलेय है या अविलेय? जी घर में बताएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में विलेय है या अविलेय है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में विलेय है अविलेय? प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण होता है, और जल में क्या होता है? विलेय होता है या अविलेय होता है? तो अविलेय होता है जी। अच्छा जी, अविलेय होता है जी। इसका उपयोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका उपयोग किस में किया जाता है? घर की पुट्टी करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग चाक में भी किया जाता है। ठीक है ना, चाक बनाने में भी यह काम में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इसके उपयोग याद कर लीजिएगा। इसका उष्मा का प्रभाव, इसमें टेम्परेचर होता है। एक प्रश्न और बनता है बोर्ड एग्जाम में, वहाँ क्या बनता है कि मृद तापित कहा, जैसे मृद तापित का प्राप्त होता है, अगर उसमें इसमें उष्मा का प्रभाव होता है, जैसे CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें हम क्या करें? 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ध्यान से प्रश्न बात मेरी समझिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक मान लीजिए हीट कर देते हैं। जब 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? सब क्रिस्टल जल इसमें क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जो जल है सब क्रिस्टल जल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो हमको जो प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृद तापित कहते हैं। डेड बर्न करते हैं ना, डेड बर्न कहा जाता है, मृद तापित कहा जाता है। यानी CaSO4 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो CaSO4 अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O, हाफ H2O हो जाएगा। अब समझिए, हाफ H2O क्या कर देगा? बाहर कर देगा। यानी इसमें जो जल की मात्रा होगी 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देंगे, आप गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगी? उष्मा के रूप में। किसके रूप में? उष्मा के रूप में हट जाएगी। इसी को कहते हैं उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव कभी आएगा तो यहाँ आप रिएक्शन दे सकते हैं और लिखेंगे क्या उष्मा के प्रभाव में। उष्मा के प्रभाव में आपको लिखना रहेगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर यह जल के अणुओं का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। तो क्या प्राप्त होता है आपको? CaSO4। इसको क्या कहते हैं? मृद तापित कहते हैं। मृद तापित क्या कहते हैं? मृद तापित। कभी प्रश्न आ जाए बोर्ड एग्जाम में कि मृद तापित किसे कहते हैं, समझिएगा प्रश्न, मृद तापित किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह उष्मा का क्या कर देता है? जो इसमें जल के अणु हैं इसको क्या कर देता है? त्याग कर देता है, जिसके कारण इसको क्या प्राप्त होता है? CaSO4 प्लस हाफ H2, इसका तो त्याग कर दिया, तो CaSO4 को ही क्या बोलते हैं? मृद तापित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृद तापित। दूसरा इसी में रिएक्शन देखिएगा, अगर इसी को हम 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें, इसको कितने 100 डिग्री सेल्सियस, इसको मृद तापित को ध्यान से समझिएगा, CaSO4 को 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें, 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक मान लीजिए, 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर अगर हम लोग हीट कर दें तो कैल्शियम जो सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को क्या करने लगेगा? मुक्त करने लगेगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस को क्या कर देगा? या मुक्त कर देगा। ऑक्सीजन को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। बात समझ में आई? कब? जब कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसके अणुओं का क्या कर रहा है? अलग अलग कर दे रहा है। आपने पहले क्या देखा? एक रिएक्शन तो मैं मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, मैं पुनः लिख देता हूँ। शुरू में आपने क्या देखा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम CaSO4
इंटू 2H2O को जब आपने 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो आपको क्या मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला COSO4 इंटू हाफ H2O, जिसको जिप्स क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 3/2H2O। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, यह संतुलित के लिए भी आ जाता है, बात समझिएगा, यह संतुलित के लिए भी आ जाता है कभी कभी, इसको संतुलित कीजिए तो वहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, आप पहले से रिएक्शन करके प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ क्या होता है 3/2H2O इस प्रकार से देगा, यहाँ 3/2 नहीं देगा, ठीक है ना, या तो आपको संतुलित करने के लिए देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए पहले से याद रखिएगा 3/2H2O, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, अगर कैल्शियम, इसको देखिए CaSO4 को जब 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, जब 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म करने पर तो यहाँ क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और O2 गैस क्या हो जाती है, इसमें मुक्त हो जाती है, O2 गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। संतुलित करना चाहें तो संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 2 2 4 है, और यहाँ ऑक्सीजन 4 ही है, लेकिन यहाँ 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि दो ऑक्सीजन है, 2 4 2 6, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 हैं, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गए, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन 4, यहाँ अगर हम 2 लगा दें, कितना लगा दें, यहाँ लगा देना 2, यहाँ 2 क्यों लगा रहे हैं, रीजन बताता हूँ, 2 दूना 4, 2 6 2 8, क्योंकि 2 कैल्शियम तो 2 कैल्शियम, 2 सल्फर तो 2 सल्फर, ऑक्सीजन हो ही गया, तो यहाँ आपका संतुलित हो गया। क्या कमेंट आ रहा है मैं देख लेता हूँ आप सभी को। चलिए हेमंत जी, क्या मतलब कुछ भी हो, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हेमंत जी समझ में आया कि नहीं आया ये बताएं आप लोग। सागर तिवारी, चलिए जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। सभी लोग वीडियो लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो भाई, सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दें। चलिए अच्छा, दूसरा देखिएगा इसका रिएक्शन। अब मैं क्या बता रहा हूं, अब अगर आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, इसका रिएक्शन देखिएगा आप, इसको रेज कर दे रहा हूं, उसका रिएक्शन देख लीजिए आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है ना। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, जल से अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, जिप्सम का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जिप्सम का निर्माण होगा, ठीक है ना। और देख लेते हैं, एक चीज ध्यान दीजिए, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमुना भी कहते हैं, इस चीज को नोटिस करिएगा। अगर CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2H2O आप रिएक्शन करवा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के अणुओं के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका CaSO4 इंटू क्या मिलेगा 2H2O, क्या मिलेगा 2H2O। इसको आपको पता है क्या है, जिप्सम है, क्या है, जिप्सम है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यह तो हो गया इससे संबंधित। चलिए अगले प्रश्न के लिए आप लोग रेडी रहिए। भस्म शब्द आएगा, भस्म मतलब क्या रहेगा, लवण रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म का नाम लिखिए। एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म का नाम लिखिए। एक दुर्बल भस्म का नाम लिखिए, ठीक है।
एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म, अच्छा सॉरी, भस्म यानी क्षार हो जाएगा। भस्म यानी क्या हो जाएगा आपका? क्षार हो जाएगा। भस्म यानी क्षार का नाम लिखिए। एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म यानी क्षार का नाम लिखिए। बताइए, एक प्रबल और एक दुर्बल, एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म यानी क्षार का नाम बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। प्रबल अम्ल HCl जी, और NH4OH जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रबल अम्ल का आप जी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर प्रबल अम्ल की बात करा तो चाहे जो दीजिए HCl दिए, H2SO4 दे दीजिए। और दुर्बल भस्म की बात करा तो क्या हो जाएगा आपका? NH4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, ठीक है ना। NH4 और क्या हो जाएगा आपका? OH हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल आप सभी का जवाब आ गया। अगला जो प्रश्न है जी, अगला जो प्रश्न है आपका अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे? क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे? अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्वेश्चन मार्क है, कैसे प्राप्त करेंगे? विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे बताएं। क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे, यह प्रश्न है। क्लोरीन गैस से जी बताएं आप लोग, क्लोरीन गैस से कैसे विरंजक चूर्ण प्राप्त करेंगे? HCl NH4OH जी जी। तो देखिए, क्लोरीन गैस से HCl कैसे प्राप्त करेंगे? आपको पता होगा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है का होल ट्वाइस है OH का। इसमें जब आप क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस में क्लोरीन गैस को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। क्लोरीन गैस ना बुझे हुए चूने पर क्या करेंगे? क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, जिसको आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो क्या मिल जाएगा? CaOCl2, CaOCl2 प्लस क्या मिल जाएगा आपको? H2O। इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर है, या इसको कह सकते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे? तो क्लोरीन गैस जब बुझे हुए बुझा हुआ चूना यानी COH का होल ट्वाइस, बुझे हुए चूने में क्या करेंगे? क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम अगर पूछ लिया तो क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस क्या मिलेगा आपको? जल H2O। क्या मिलेगा? जल H2O मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग डाउट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो फिर मैं अगला प्रश्न बताऊं।
आंचल पांडे सर आई एम वेरी वेरी लेट, कोई बात नहीं। बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तैयारी आप लोगों को बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल तैयारी सही चल रही है। चलिए, तो अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इसके बाद आप लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का यह है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कमेंट में बताएं आप लोग। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कमेंट में बताएं। तब तक मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूं। एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण आयन का सांद्रण 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान होगा। है तो 1 नंबर ही लिखा है, इसका सॉल्यूशन करके बताइए, लिखित में आ सकता है। ऑप्शन क्या दे रहा है? ए 2 है, बी नंबर क्या है? 4 है, सी नंबर क्या है आपका? -2 है, डी नंबर क्या है आपका? -4 है। ठीक है ना? तो ऑप्शन में कमेंट करिए, 1 नंबर में डाल दे। इसका ऑप्शन कमेंट करिए कौन सही होगा। अच्छा, उसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पानी हमारे टेबल कौन है भाई? बताएं आप लोग। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जी बिल्कुल राइट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका होता है, और कहीं कहीं आपको नाम यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना? क्या? विरंजक चूर्ण का कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? वहाँ भी इसी का रासायनिक नाम होता है। चलिए, पीएच मान आ रहा है, रोहन सिंह का 2 आ रहा है जी। और सभी लोग जवाब दें। सभी लोग जवाब दें जी। फर्स्ट का ए आ रहा है जी। और बच्चे सभी लोग जवाब दें, सॉल्व करके आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? हल करने के बाद आप लोग जवाब दीजिएगा इसका सॉल्यूशन के पश्चात। चलिए, देखिए इस विलेन का क्या दिया? हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कितना दिया? 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर दिया है। तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। H+ और OH- दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1×10⁻14 होता है। तो यहाँ रख सकते हैं आप। H+ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली भी वैसे लगा, यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है? तो 1 क्या हो जाएगा? 10⁻12 हो जाएगा। 10⁻12 बराबर 1×10⁻14 -12 तो प्लस हो जाएगा। तो H+ का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर 10⁻14, ठीक है ना? दे जाएगा +12 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? H+ बराबर हो जाएगा 10⁻2। H+ की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ फार्मूला आप लगा सकते हैं क्या? pH बराबर -log H+, क्या लगा सकते हैं? H+ BSE रहेगा। तो
तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log S प्लस 10⁻⁻²। कितना है, 10⁻⁻²। तो -2 पहले चला आएगा तो हो जाएगा -2 log 10 टू द बेस 10। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे साथ +2 गुणते 1 बराबर क्या मिल जाएगा, 2। बिल्कुल राइट आप लोगों ने जवाब दिया। इसका pH मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका pH वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ऐसे भी जान लीजिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। दूसरा तरीका, पहला तरीका ध्यान दीजिएगा, जब भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा OH माइनस देगा, जब भी OH माइनस देगा, जितना भी देगा उसको 10⁻⁻14 से जो भी घात दिया रहेगा उसको लेस कर लेना है, आपको घटा देना है। उसके बाद जो प्राप्त होगा आपको उसका pH मान आप निकाल सकते हैं उस फार्मूले से, ठीक है ना। तो आप इसको ट्रिक से भी तैयार कर सकते हैं। 10⁻⁻14 था और 12 था, 14 में लेस करिए तो -2 बचा, -2 है तो उसका pH मान 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए बताएं। बेस्ट विशेष, नमस्ते सर जी, नमस्ते। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अगर कहीं प्रश्न आ जाए जल के आयनिक गुणनफल का मान लगभग कितना होता है, जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है लगभग जी। अभी मैं बताया हूं जस्ट, जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है, जल के आयनिक गुणनफल का मान बताइए आप लोग। अगर परीक्षा 1 नंबर में प्रश्न पूछ लेगा तो आप बताइए यहाँ पर जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है। तो अभी जस्ट हमने बताया 1 गुणते 10⁻⁻ कितना होता है, 14 होता है। 1 गुणते 10⁻⁻ क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। एक pH मान से संबंधित है। एक विलयन का pH मान, एक विलयन का pH मान 5 है। तो बताइए यह विलयन है, यह विलयन क्या होगा, यह विलयन, यहाँ हमारा यह उद्देश्य छोटा क्वेश्चन बताने के लिए क्या था कि एक विलयन का pH मान 5 है। तो ऐसे भी कभी प्रश्न पूछे विलयन मान 5 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए, 14 हो जाए या 3 हो जाए, तो आपको क्या बताना रहेगा कि अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है। तो आप जानते हैं अगर 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अगर अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय होगा, और 7 ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, जल के आयनिक गुणनफल का मान आया है 1 गुणित 10⁻⁻14। जी सही है, अम्लीय, ठीक है। और इसकी प्रकृति क्या होगी, pH मान 5 है तो अम्लीय है, और वही इसकी अम्लीय प्रकृति भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति भी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है। तो इस प्रश्न का आप लोग सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या है। नहीं, ये नहीं है प्रश्न, ये सेकेंड वाला है। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड, बहुत स्पीड जवाब दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण कितना है, 1 गुणित 10⁻⁻8, 1 गुणित 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान, इस
विलयन का पीएच मान, विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। बताएं कितना होगा इसका पीएच मान। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा जी? इस विलयन का पीएच मान क्या होगा जी? इस विलयन का पीएच मान बताइए। बिल्कुल राइट जी, बिल्कुल राइट। बस आपको करना क्या था, आपको पता है हाइड्रोक्साइड आयन दिया है, OH क्या दिया है, OH माइनस कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻14 दिया है, 10⁻⁸ दिया है। आपको पता है H प्लस और OH माइनस इसका वैल्यू कितना होता है, 1 × 10⁻14 होता है, इसका मान 8 दिया है। तो H प्लस का मान कितना आ जाएगा आपका, जो H प्लस का मान आएगा तो हो जाए 1 × इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, 1 × 10⁻⁸ हो गया, 1 × 10⁻⁻ क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है ना। तो -8 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, -8 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो आपका H प्लस का मान कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻14 प्लस क्या हो गया 8, प्लस क्या हो गया 8। तो H प्लस का वैल्यू आ गया 10⁻⁻6। तो इसका पीएच वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लाग वाले सूत्र से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अब इन सब छोटे प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। एक प्रश्न और आ गया है, इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा, ठीक है ना। यह प्रश्न यह है, सोडा ऐश कैसे प्राप्त करते हैं, या सोडा ऐश का फार्मूला क्या होता है। सोडा ऐश कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। सोडा ऐश अगला प्रश्न है, सोडा ऐश का फार्मूला और सोडा ऐश कैसे प्राप्त करते हैं। सोडा ऐश का फार्मूला, सोडा ऐश का सूत्र बताना है, और यह इसे कैसे प्राप्त करेंगे, इसे कैसे प्राप्त करेंगे। सोडा ऐश का सूत्र बताएं। सोडा ऐश का आप लोग कमेंट के माध्यम से सूत्र बताएं, और इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो कमेंट आ रहा है सोडियम Na2CO3, सोडा ऐश जी, Na2CO3 सरदार जी कमेंट कर रहे हैं। चलिए सभी लोग जवाब दें, और इसे कैसे प्राप्त करेंगे। आपको पता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, धावन सोडा आप लोग जानते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, वायु में खुला छोड़ देंगे, कहाँ, वायु में खुला छोड़ देंगे, वायु में खुला छोड़ देंगे, खुला छोड़ने पर यह अपने 9 अणुओं का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो क्या मिलता है आपको, Na2CO3 इंटू H2O और प्लस 9H2O क्या कर देगा, बाहर 9 अणुओं का त्याग कर देगा। इसको कहते क्या हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट
मोनोहाइड्रेट, हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है ना। अब यहां समझिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब वायु में खुला छोड़ देंगे तो 9 अणुओं को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। और पुनः ध्यान दीजिए, जब सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इंटू H2O मोनोहाइड्रेट को आप लोग क्या करेंगे, और अधिक हीट कर दें, और अधिक क्या कर दें, हीट कर दें, यानी गर्म कर दें। गर्म करने पर यानी ये आपका क्या हो गया, धावन सोडा। धावन सोडा को आप लोग क्या करें, खुला छोड़ दें, जल के 9 अणुओं को धूप में रख दें, कहीं रख दें, 9 अणुओं का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो आप बचेगा का सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अगर उसको आप लोग क्या कर दें, गर्म कर दें, हीट कर दें, तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम Na2CO3, Na2CO3, ठीक है ना, Na2CO3। और यहाँ जो इसके जो जल के एक अणु थे, इस एक अणु को भी इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडा ऐश। इसी को क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। इसको क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह प्रश्न कभी कभी सोडा ऐश का सूत्र पूछ लेता है, या पूछ लेगा सोडा ऐश कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप जानते रहिए, धावन सोडा को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो जल के 9 अणुओं का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो जल के कितने, जल के एक अणु बचे रहते हैं, जिसको एक अणु बचते हैं, क्योंकि धावन सोडा में आपको पता है जल के कुल कितने अणु रहते हैं, 10। तो 9 अणुओं का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो आपके पास बचता क्या, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब उसको आप और अगर हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, जब गर्म करेंगे, ठीक है ना, उष्मा देंगे, हीट करेंगे, तो वहाँ क्या करेगा, उस अणु को भी त्याग कर देगा। तो मिलेगा कि Na2CO3, इसी को बोलते हैं सोडा ऐश। इसको सोडा मत याद करिएगा कि धावन सोडा का सूत्र नहीं होता है, आप याद रखिएगा सोडा ऐश है, ठीक है ना। ये निर्जल होता है, इसमें जल की मात्रा नहीं होती, यह क्या होता है, निर्जल होता है। यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं जी। रोहन सिंह, धावन सोडा को गर्म करने पर सोडा ऐश प्राप्त होता है जी। क्या नवनीत कुमार लिख रहे हैं NaHCO3, मैं समझा नहीं बेटा, NaHCO3 वो तो बेकिंग सोडा है बेटा, वो तो बेकिंग सोडा है। चलिए लास्ट प्रश्न है कि चलिए बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करते हैं बताएं, बेकिंग सोडा हम लोगों को कैसे प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त कैसे करते हैं आप लोग जी, बताएं। बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है, या बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, बताएं कमेंट के माध्यम से आप लोग। जी जी, बेकिंग सोडा बताएं। तो जान लीजिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित करने पर क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसके 2 रासायनिक नाम होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें तो रिएक्शन तक कर रही है बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होता है जी,
सोडियम कार्बोनेट का श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होता है। जी राइट, सरदार सिंह जी का, नौहर सिंह का, जी बिल्कुल राइट कमेंट। चले जी, इसका उपयोग बता दीजिए आप लोग, बेकिंग सोडा का उपयोग बता दीजिए, बेकिंग सोडा के उपयोग बताइए आप सभी लोग, दो दो उपयोग बता दीजिए। तो जो बेकिंग सोडा है आप लोग पता है कि इसको अगर कच्चा दूध जो रहता है तो कच्चे दूध को ये फटने से बचाता है, ठीक है ना। प्रयोगशाला में इसका अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और घर में आप पूड़ी कचौड़ियों के रूप में उपयोग करते हैं, जो भी बनाते हैं उसमें सोडा का, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और यह अग्निशामक यंत्रों, जो स्कूलों में आप लोग देखते हो या गाड़ियों में रखे रहते हैं अग्निशामक यंत्र, ठीक है ना, उसमें भी ये इसका उपयोग होता है, किसका, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, ठीक है ना। और जी कच्चे दूध में मिलाने पर दूध अधिक देर तक नहीं फटता है, अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर। तो चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी से मिलते हैं। और इवनिंग की जो क्लास होगी थोड़ी सी आज लेट हो सकती है, कहने मतलब 8 के बाद चल सकती है, 8 तक, ठीक है ना। तो चलिए, और इंटर के जो भी बच्चे हों 12वीं क्लास की, आप लोग उनको कह सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अब उन लोगों का लाइव क्लास 10 बजे से चलने वाला है जल्द ही जी। लगभग 45 मिनट का लाइव क्लास रेगुलर चलेगा इंटर वालों का, ठीक है, बेसिक से चलेगा। चलिए, तो आप लोगों से नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय विज्ञान, जय भारत। जी जी, थैंक्स ऑल ऑफ यू। हाँ, झागदार पेय पदार्थों में भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, झागदार। खुश रहो बेटा।